3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क सेवा पर रोक जारी रहेगी। होटल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोयले के खदानों में काम हो सकेगा। कृषि से जुड़े कार्यों को भी इजाजत दी गई है। हालांकि हॉटस्पॉट वाले इलाके में किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। गाइडलाइंस में बताया गया है कि शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी आप इस्तेमाल में कर सकते हैं। 3 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, मॉल और इसके साथ रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इन गाइडलाइंस में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को सीमित छूट दी गई है। तो नई गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। इसमें कृषि से जुड़े हुए कामों को इजाजत दी गई है। कोयले के खदानों में भी काम हो सकेगा। कंस्ट्रक्शन में भी सीमित तौर पर छूट दी गई है। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जैसे कि आशंका थी कि कृषि क्षेत्रों को छूट के दायरे में लाया जा सकता है, हुआ भी वही। जाहिर तौर पर किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की थी। जी बिल्कुल मनु, आज सुबह ही गृह मंत्रालय ने जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं वो जारी की हैं और साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि रेल सेवाएं और विमान सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहेंगी। वो शुरुआत उनकी नहीं होगी। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगाई हुई है। लेकिन कृषि क्षेत्र में जो पहले से कितने दिनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो किसानों की फसलें हैं वो तैयार है कटने के लिए, तो उनको रियायत यहाँ पर दी जा सकती है। रियायत दी जाएगी कि किसान जो है अपनी जो बेसिक काम है और जो फसल से संबंधित चीज़ें हैं उसके लिए वो जा सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ कोयला खदानों को कहीं ना कहीं रियायत दी गई है, क्योंकि अब बिजली उत्पादन की ज़रूरत जो है वो पड़ रही है। तो कोयला जो खदान है उनको दोबारा शुरू करने की हिदायत कहीं ना कहीं दी गई है। और होटल्स को भी खोलने के आदेश दे दिए गए, क्योंकि बाहर से तो कोई व्यक्ति इस वक्त होटल्स में नहीं ठहरेगा। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स की तरह जो लड़ रहे हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट आम जनता को दे रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था के चलते जो होटल के रूम्स हैं वो उन लोगों को जो है उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसलिए होटल्स को भी उन जो गाइडलाइंस है उसके अंदर रखा गया है। आज सुबह ही गाइडलाइंस जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। प्रशासनिक अधिकारियों को और जो राज्य के चीफ सेक्रेटरीज हैं उन सभी को जो लेटर है वो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। और स्पष्ट रूप से जो रियायत दी गई है कुछ चीज़ों में वो बेहद ज़रूरी थी, समय की मांग थी। क्योंकि कृषि क्षेत्र की अगर खासतौर पर बात करें तो किसानों को भारी नुकसान का जो है सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। प्रशांत, यहाँ पर सप्लाई चेन ना टूटे इसके लिए भी किसी तरह की कोई छूट, जो ट्रक है, भारी वाहन है, वो इंटरस्टेट क्या जा सकते हैं? चूंकि हमने अमृतसर में भी देखा, कई जगहों से भी ये खबर आ रही थी कि मेडिकल स्टोर्स पे अब शॉर्टेज होने लगी है। परसों ही मनु इस तरह की जो गाइडलाइंस थी या फिर जो एक ऑर्डर था वो गृह मंत्रालय की तरफ से पास किया गया था कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रियायत दी जाएगी। और जो पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांसपोर्टेशन को इजाज़त नहीं थी, जो गुड्स व्हीकल्स थे, जो ट्रक है, जो सामान वाहक जो ट्रक होते हैं, उन लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे जो खपत बढ़ रही है चीज़ों की, खासतौर पर जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं या फिर जो मेडिकल चीज़ें होती हैं, उनकी कमी के चलते अब उस चीज़ में भी रियायत दी गई। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जो ट्रक्स हैं, जो इस तरह की जो बेसिक नीड्स, जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जिन चीज़ों को डाला हुआ है, मेडिकल सुविधाएं हैं और पर्याप्त चीज़ें हैं, तो उनको लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी रियायत यहाँ पर दी गई है। और अब और देखना होगा कि क्या कुछ रियायतें कैबिनेट के द्वारा में पड़ रही थी। उसमें यह भी है कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को सीमित छूट दी गई है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई क्लैरिटी है किस तरीके के कंस्ट्रक्शन हो पाएंगे? जी, गाइडलाइंस में इसका जिक्र ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस तरह की छूट दी है। वो उम्मीद है कि जो 5:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें जो नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी उसमें और जो चीज़ें हैं एसेंशियल सर्विसेज में जो डाली जाएंगी, जिनको रियायत दी जा सकती है, हो सकता है कि उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन संबंधित जो मुद्दा है, जो गाइडलाइन है, उसको स्पष्ट किया जाए कि आखिरकार किस तरह की जो लिमिटेशंस हैं वो हटाई गई हैं कंस्ट्रक्शन से, वो क्या होंगी।
यहाँ पर कृषि क्षेत्रों में छूट तो दी गई है, लेकिन जो किसान है क्या सिर्फ वही अपने खेतों में जाके कटाई कर सकते हैं, जो कि बड़ी तादाद में मजदूरों को भी जरूरत पड़ती है। तो इन पेचीदगियों का भी ध्यान क्या रखा गया है सरकार की तरफ से? जैसे लोकल अगर मजदूर वहाँ पर अवेलेबल हैं तो क्या उनका सहारा लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, एक तरह से अगर आप देखें, जब फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है तो एक लार्ज नंबर में जो फसल होती है, कई एकड़ में वो बोई जाती है, तो उसमें जाहिर सी बात है एक दो लोग जो किसान हैं वो पूरी फसल की कटाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो मजदूर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार अब कोशिश कर रही है, हो सकता है कि जो शाम को 5:30 बजे जो कैबिनेट बैठक है उसमें कोई महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिया जा सकता है कि जो मजदूर है उनके ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है उसको कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाए, कि जिससे खेतों में मजदूरों का लाया जा सके, उनको वहां पर भेजा जा सके, जिससे कि जो कटाई है वो पर्याप्त समय पर हो सके। बने रहिए हमारे साथ प्रशांत त्यागी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन भी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। प्रशांत टंडन जी, नई गाइडलाइंस लॉकडाउन 2 के लिए जारी की गई है सरकार की तरफ से, जिसमें कृषि क्षेत्र में छूट दी गई है और कोयला के खदानों में भी अब काम हो सकेगा। आपने जितनी उम्मीद जताई थी, जो आप सोच रहे थे कि इन सेक्टर्स को एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्या वो उम्मीद आपकी पूरी हुई है इन गाइडलाइंस में? जी, ये तो अच्छी बात है कि क्योंकि किसानों को और खासकर खेती और मजदूर को छूट दी गई है, जो कि उम्मीद भी थी, जो कि फसल खड़ी हुई है उसको कटना है। और आज से मंडियों ने, सरकारी मंडियों ने खरीद भी चालू की है। लेकिन इसके अलावा एक जो टेम्परेरी छूट की मुझे उम्मीद थी कि जो लोग, लाखों लोग फंसे हुए हैं, जैसे कल हमने देखा कि बम्बई में भी बहुत से लोग एक अफवाह की वजह से जमा हो गए वहाँ पे, तो वो उन लोगों को अपने अपने घरों में किसी तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई रेलवे चला दे पॉइंट टू पॉइंट, और उनको अपने घर पर पहुंचाएं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए ये लॉकडाउन और ये हिदायतें, ये सब तभी कारगर होंगी जब हम टेस्टिंग लगातार बहुत ज़्यादा करेंगे। वो मेरी लगातार चिंता है कि टेस्टिंग बहुत कम है, और उसके क्या कारण है कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स कम है, कि डॉक्टर्स को की हिदायत है कि कम से कम इस्तेमाल करें। तो बीबीसी की मैंने रिपोर्ट देखी, उसमें ऐसा मुझे डॉक्टर्स की तरफ सुनने को मिला। तो वो मतलब एक तरफ तो लॉकडाउन से आप केवल सोशल डिस्टेंसिंग का मामला तय कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका उपाय नहीं होगा कि टेस्टिंग में कब तक अग्रेसिव नहीं करेंगे, तब तक इस लॉकडाउन का, गाइडलाइंस का फायदा नहीं मिलेगा। प्रशांत जी, यहाँ तो खैर अभी तक ट्रांसपोर्ट को लेकर तो किसी तरह का कोई जिक्र गाइडलाइंस में भी नहीं किया गया है, और कोई संकेत भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं उनके लिए आगे क्या व्यवस्था रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर लघु उद्योग की बात करें, छोटे उद्योग की बात करें, तमाम आंकड़ों की बात करें, चाहे ILO के हों कि 40 करोड़ की आबादी जो है वो गरीबी रेखा के अंदर आ सकती है, आपको क्या लगता है सरकार को अब इन उद्योगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? चूंकि लॉकडाउन की जो सीमा है वो बढ़ गई है, तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा असर इन उद्योगों पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, और सबसे पहली जो चीज करनी चाहिए कि आप सरकार के पास मनरेगा से लेकर जनधन योजना, तमाम योजनाओं का डेटा सरकार के पास है, और तो तमाम लोगों को कम से कम मनरेगा में 1% काम भी नहीं निकला जी। तो जो मनरेगा के रजिस्टर्ड लोग हैं उनको कुछ एडवांस पैसे जरूर ट्रांसफर करने चाहिए तुरंत, पहली बात। दूसरी चीज की देखिए, सप्लाई चेन को, आप इतना बड़ा देश है और अब सप्लाई चेन का जो गोदामों तक जो सामान था वो तो अब बाजार में आ चुका है। वापस गोदाम में सामान आएगा वो तभी आ जाएगा जब प्रोडक्शन चालू होगा। मान लो कि FCI के गोडाउन में अनाज बहुत है, लेकिन अनाज प्रोसेस होगा तब तो वो लोगों तक पहुंचेगा जी। तो वो प्रोसेसिंग के लिए आपको लिमिटेड जो है इंडस्ट्री, खासकर एसेंशियल कमोडिटी की इंडस्ट्री को चालू करनी पड़ेगी। हिदायतों के साथ, एहतियात के साथ वो चालू करें। दुनिया के दूसरे देश भी चालू कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर यहाँ पर उद्योगों पर अब ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। हमारे साथ प्रशांत त्यागी, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जो तमाम गाइडलाइंस हैं और जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन भी दिया, देखा, लॉकडाउन 3 मई तक जो बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें यह जरूर महसूस होता है कि लॉकडाउन 1 के मुकाबले लॉकडाउन 2 जो है काफ़ी सख्ती के साथ इसका पालन किया जाएगा। और वो हमने तस्वीरों में, हमने अपनी सड़कों पे भी देखा कि वहाँ पुलिस का काफ़ी मूवमेंट अब बढ़ गया है, चाहे वो गलियों में हो या फिर जो इंटरस्टेट बोर्ड लाइन होती है वहाँ पर भी।
जी बिल्कुल मनु, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन 2 जो है वो ज़्यादा ही उसको सख्ताई उसमें रखी जाएगी। और जो पहले थोड़ा बहुत एक फ्रीडम एक कहें कि थोड़ा सा छूट यहाँ पर दी हुई थी लोगों को, उसमें और ज़्यादा उसको सख्ता करा जाएगा। साथ ही साथ हर एक ज़िले की, हर एक शहर की मॉनिटरिंग होगी। आने वाले 20 अप्रैल तक यानी एक हफ्ते उनको चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद चीज़ों को देखने के बाद ही कुछ छूट देने की उम्मीद वहाँ पर की जा सकती है। तो सख्त हिदायत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है लॉकडाउन 2 को। और आज सुबह भी जब हम लोग अब ऑफिस आ रहे थे तो वो चीज़ देखने को मिली है कि जो छोटी मोटी गलियां हैं उसमें भी पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो पहले से बड़ी है। जहां पर पुलिस ज़्यादा नहीं आया करती थी वहां पर भी अब 2-3 कांस्टेबल हैं वो लगातार राउंड लगा रहे हैं और पेट्रोलिंग का जो लेवल है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो बैरिकेटिंग्स भी लगी हुई हैं, चाहे दिल्ली बॉर्डर की बात करें चाहे या फिर अक्षरधाम के सामने की बात करें, तो वहां पर भी ज़्यादा संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात कर दिया गया है। और सख्ताई से हर एक गाड़ी, बल्कि नए नियम भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं जिसमें गाइडलाइंस में भी साफ तौर पर प्रशांत जिक्र किया गया है कि लॉकडाउन तोड़ेगा कोई तो सजा भी होगी और यहाँ तक कि थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। तो यानी कुल मिलाकर अब लोगों को काफी हद तक ये समझना होगा कि लॉकडाउन का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहना है। शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लॉकडाउन तोड़ने पर अब सजा का प्रावधान भी किया गया है, थूकने पर भी सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गाइडलाइंस कुछ ही देर पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं। विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, आपने भी जो गृह मंत्रालय की तरफ से हालिया वक्त में गाइडलाइंस देखी होंगी, इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या है खास चीजें, क्योंकि अभी मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे पता नहीं, बताइए। विनोद जी, यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोयला के खदानों में अब काम हो सकेगा और कृषि से जुड़े हुए कार्य को भी इजाजत दी गई है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सीमित छूट दी गई है। इस तरह की गाइडलाइंस में थूकने पर भी जुर्माना है, लॉकडाउन कोई तोड़ेगा तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। ये गाइडलाइंस अभी हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। मेरा आपसे सवाल है, ये जो गाइडलाइंस आप देख रहे हैं लॉकडाउन 2 के लिए जो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, इसमें क्या आपने जो सोचा था असेंशियल सर्विसेज का दायरा बढ़ना चाहिए, क्या वो सारी चीजें इंक्लूड हो गई है? देखिए मेरी बात समझिए, देखिए कोशिश, वो अंग्रेजी में कहावत है कि हिट एंड ट्रायल। सरकार जो एक गाइडलाइन कर रही है, कोशिश यही कर रही है कि कुछ क्षेत्र, कुछ इकोनॉमी के कुछ क्षेत्र क्या उनको खोला जा सकता है ताकि इकोनॉमी पूरी तरह से फर्स्ट ना हो जाए। और इसलिए ये जो सख्त गाइडलाइंस हैं उनके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में वो ढील देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि लोग कितने हद तक उनको फॉलो करते हैं। और दूसरा, क्या इस तरह से इकोनॉमी खोलने से कहीं पैंडेमिक उन इलाकों में तो नहीं पहुंच जाएगा जहां पर इकोनॉमी खोलने की कोशिश कर रही है, मसलन जहां पर कोयला खदान के लोग रहते हैं जी। और जहां पर कोयला खदान के लोग रहते हैं वहां पर जहां बड़ी बड़ी खदानें हैं, जो बड़े बड़े जैसे कोल इंडिया लिमिटेड जो है, उनके अस्पताल वगैरह तो होते हैं वहाँ पर अगर वहाँ खोला जा रहा है तो उन अस्पतालों में भी कोविड का प्रावधान करके ही खोला जाना चाहिए, जो मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आज के दिन उन लोगों का है जो अपने घरों से दूर बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है और जो लोग किसी भी हालत में अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और उसमें लिमिटेड तरीके से डिसइंफेक्ट करके रेलगाड़ियां चलाई जाएं और वहां पर कम लोगों को बिठाकर गाड़ियां लेके जाई जाएं, ज्यादा गाड़ियां हो, लोग कम हो। शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका कहना है कि माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास ना खाने के लिए पैसा है और ना ही उनके पास अब छत है, उनके लिए ज़रूर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर उनके अपने अपने गांव में सरकार को छोड़ना चाहिए। हालांकि रेल मंत्रालय साफ कर चुका है कि इसी तरह की विशेष ट्रेन 3 मई तक नहीं चलने जा रही है।